हेलो फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत नागपाल संतवीर सर के एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, होपफुली आप सब घर पर बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हमारा रीड का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स पहले, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रकाश, लाइट। फ्रेंड्स, लाइट के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर क्या लाइट के गुण होते हैं, प्रकाश के क्या गुण हैं, उसके बाद हम प्रकाश किस प्रकार से वस्तुओं से परावर्तित होकर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन को भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्रकाश है क्या। तो फ्रेंड्स, प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है और इसी ऊर्जा के कारण ही हमें वस्तुएं दृश्यमान होती हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दृश्यमान होती हैं। फ्रेंड्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश है इसकी चाल सर्वाधिक किसके अंदर होती है। तो प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो निर्वात में अंदर होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात वैक्यूम में होती है। और ये जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात के अंदर सर्वाधिक होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? निर्वात में चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, जो एग्जामिनर होता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभी कुछ एग्जाम हुआ था जहाँ पे एग्जामिनर ने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। उसमें उन्होंने क्या कर रखा था कि यहाँ पर 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जब भी आप एग्जामिनर, तो बच्चों ने ये देखा कि यहाँ पर 10⁸ देखा और आगे ये नहीं देखा कि इसका मात्रा के विमा को नहीं देखा कि क्या है। तो ये आप इसके साथ में ये जरूर देखें कि ये पीछे क्या लिखा हुआ है, इसमें किलोमीटर है या मीटर है। तो ये आप जरूर साथ में ये नोट कर लें कि 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आता है कि निर्वात की चाल के बारे में बताया किसने था? तो जो प्रकाश की चाल है इसके बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था। जो प्रकाश की चाल है, आप ये देखिए, आप एक बार दोबारा देखिए इसको कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दृश्यमान होती हैं। फिर आता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है? वो सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। और प्रकाश की चाल होती कितनी है निर्वात में? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले बताया था रोमर ने। अब हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल का एक अगर आपसे पूछा जाए कि क्रम क्या होगा, तो निर्वात के अंदर सर्वाधिक, निर्वात के बाद अगर आपको दिखेगा तरल या द्रव में, और फिर ठोस में। जैसे जैसे निर्वात में माध्यम आता जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
अब हम देखते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं और प्रकाश के बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या थी। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से प्राप्त हुआ था। प्रकाश प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही कह लो चाहे इसे। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। जब आप विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमने को सबसे पहले रेडियो किरणें, फिर माइक्रो किरणें, फिर इंफ्रारेड, फिर आपको विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट और फिर एक्स रेज और फिर आपको गामा रेज मिली थी। जब आप इसमें देखेंगे तो जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसे आप म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी और ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने आवृत्ति का एक ऊर्जा का एक सूत्र पढ़ा होगा, E = क्या होता है? h न्यू। और जहाँ h क्या होता है? प्लांक स्थिरांक। तो E जो अब अगर आप प्लांक स्थिरांक क्या होगा? एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि फिक्स वैल्यू होगी। तो E की जो वैल्यू होगी, जो ऊर्जा है हमारे पास, वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ? वो म्यू के प्रोपोर्शनल हुआ। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आपको एक संबंध और बता दूं, जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आवृत्ति की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर यहाँ पर अगर आपने आवृत्ति का इस तरफ बनाया है तो जो आपके पास तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा, वो इस तरफ से कम होती जाएगी। ये कौन सी किरणें हैं? रेडियो। ये आपके पास होगी माइक्रो, ये इंफ्रारेड, और ये आपके पास विजिबल लाइट। ये आपके पास अल्ट्रावायलेट, ये आपके पास एक्स रेज, और ये आपके पास गामा रेज। तो फ्रेंड्स, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में कौन से आते हैं? हम आपके पास रेडियो किरणें, माइक्रो किरणें, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। और जो हमारे पास जो ये विजिबल लाइट है, केवल इसे ही, जो इसे आप बोलेंगे दृश्य प्रकाश, क्या बोलेंगे? दृश्य प्रकाश। मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ आपको। केवल इस दृश्य प्रकाश को ही हमारी आंखें अनुभव कर पाती हैं। आंखें अनुभव कर पाती हैं। अब इस दृश्य प्रकाश के अंदर क्या क्या है, हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जो हमारा प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, इसको भी आपने देखा होगा 7 रंगों में बांटा गया है, जिसे आप एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबग्योर। ये हो गया आपके पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो,
और ये आपके पास वॉयलेट। तो फ्रेंड जब आप इस प्रकाश को देखेंगे तो ये जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था, तो इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर जो आवृत्ति होती है उसका मान क्या होता है, म्यू का जो मान होता है वो इसी क्रम में बढ़ता जाता है। इसी वॉयलेट के बाद आपको अल्ट्रा वॉयलेट रेज मिलती हैं और इसी के अंदर जो आपके आवृत्ति के जो व्युत्क्रमानुपाती था लैम्डा तरंग दैर्ध्य, इसका मान क्या होता जाएगा, ऊपर की तरफ लैम्डा तरंग दैर्ध्य इसका मान क्या होता जाएगा, ऊपर की तरफ क्या होता जाएगा, कम। ये कई बार आपसे एग्जाम के अंदर इसका क्रम भी पूछा जाता है कि क्रम कौन सा सही है। एग्जाम के अंदर इनका ये आपको इस तरह सेट करके दिया जाता है अलग अलग क्रम में। इनसे आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का जो सही क्रम कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप एक बार नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जो सिद्धांत दिया गया था वो डेकार्ट ने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परंतु उन्होंने इसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया था। फिर न्यूटन ने बताया कि प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जिसे उन्होंने कणिका सिद्धांत नाम दिया। फिर आए हाइगेंस, जिन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है वो एक तरंग के रूप में होता है और हाइगेंस ने जो सिद्धांत दिया उसे कहा गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और जो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत जो था इसे किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। अब आता है जो हमारे पास जो प्रकाश का कणीय सिद्धांत है, ये किसने कहा, न्यूटन ने। फिर आता आपसे पूछ सकते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस। तो फ्रेंड्स आप ये दोनों नोट कर लें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने बताया था, न्यूटन ने। और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने कहा था, हाइगेंस ने। अब आता है कि जो प्रकाश है वो जो हमारे पास कि प्रकाश कौन कौन से प्रकाश गुण दर्शाता है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। और जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है उसको भी एक बार हम देखते हैं। ये देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है का रूप है जो खुद अदृश्य होता है पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जैसे ही प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमारी आंखें उस वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक हरे रंग की पत्ती है। जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ा तो प्रकाश इस हरे रंग का इसने परावर्तन किया और ये हरे रंग का प्रकाश हमारी आंख को दिखाई देने लगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। हमने प्रकाश के गुणों में पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, प्रकाश की चाल के बारे में हमने पढ़ा था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात के अंदर सर्वाधिक होती है, निर्वात में सर्वाधिक। अब हम प्रकाश के गुणों के अंदर ये भी पढ़ लेते हैं, जो प्रकाश है वो कौन कौन सी घटनाएं दर्शाता है। अगर आप देखेंगे जो प्रकाश है से होने वाली घटनाएं, प्रकाश व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का
कॉम्पटन प्रभाव। तो जो आपके पास प्रकाश का व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवन है, परावर्तन है और ये अपवर्तन है और प्रकाश का क्वांटम प्रभाव, ये प्रकाश से होने वाली घटनाएं होती हैं। अब हम इसके बारे में और आगे देखते हैं। देखिए प्रकाश की मैंने आपको बताया था कि अभी आपने पढ़ा था प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है तरंग भी होती है और कण दोनों प्रकार की होती है। तो प्रकाश किस प्रकार की ड्यूअल नेचर दिखाता है, इसे तो बोलते हैं द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। अगर आपसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया था, हाइगेंस ने। और कण प्रकृति के बारे में न्यूटन ने। तो ये देखिए प्रकाश की तरंग प्रकृति और प्रकाश की कणीय प्रकृति दोनों दर्शाया गया है। अगर अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश तरंगे कौन से प्रकार की होती हैं, तो प्रकाश तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ये देखिए मैंने जब बताया था, जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ये देखिए प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं। ये क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश होता है ये तरंग के रूप में होता है। जब कोई तरंग होती है जो किसी माध्यम के अंदर संचरित होती है, तो जो माध्यम के कण होते हैं वो क्या होते हैं, विचलित होते हैं। तो उसके आधार पर दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक होती हैं आपके पास अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और एक होती है आपके पास अनुदैर्ध्य। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकाश की तरंग है, वो किसी माध्यम में संचरित हुई, तो जो माध्यम के कण होते हैं, ये देखिए मान लो यहाँ पे एक कण है, ये कण है आपके पास कोई भी, ये आपकी जो तरंग है वो तो इस तरफ जा रही है और आपका जो कण है ये दोनों इस तरह, ये दोनों देखिए एक दूसरे के लंबवत है। ये देखिए अब मान लो यहाँ पे एक कण है और ये तरंग तो आपकी इस तरफ है और माध्यम के कण कहाँ हैं, इस तरफ ऊपर नीचे की तरफ गति कर रहे हैं, ठीक है। और ये तरंग आपकी इस दिशा में जा रही है और माध्यम के कण किस तरीके से हैं, ऊपर की तरफ इस तरह संचरित हो रहे हैं, तो एक तरंग के रूप में है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यहाँ पर यह अधिकतम आयाम और ये इस तरफ ऋणात्मक के अंदर अधिकतम आयाम, यहाँ पर जो पॉजिटिव के अंदर जो आपके पास अधिकतम आयाम होता है इसे बोलते हैं शृंग और यहाँ पर बनते हैं गर्त। अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर आपके पास शृंग व गर्त का निर्माण होता है। ये अब डिटेल से अंदर जो ध्वनि का टॉपिक होता है उसके अंदर हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आपको तो यहाँ पर यही पूछा जा सकता है कि प्रकाश तरंगे कौन सी होती हैं, वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में भी बता देता हूँ कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं। जब आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि स्प्रिंग है, उसको आप किसी खूंटे से लटका कर यहाँ पर नीचे की वेट लटका देते हैं, तो अब इसे आप
नीचे वेट, मैं लिख देता हूँ वेट। जैसे आप इसको नीचे से खींचकर छोड़ेंगे तो यहाँ देखना आपके पास कई जगह स्प्रिंग ऊपर जाएगा, तो एक जगह आपके पास स्प्रिंग इकट्ठा होगा और फिर नीचे जब जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा तो स्प्रिंग खुलेगा। तो एक जगह तो आपके पास जहाँ पर स्प्रिंग इकट्ठा होगा वहाँ तो आपके पास संपीड़न, और जहाँ पर स्प्रिंग आपस में खुलता जाएगा वहाँ पर विरलन का निर्माण होता है। और यहाँ देखिए तो जो माध्यम जो वेट है, जो आपने नीचे से जो भार है उसको जब नीचे खींच के छोड़ा तो देखिए जो माध्यम के कण हैं वो भी इस तरफ गति करेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ, और जो आपकी तरंग का निर्माण होगा वो भी इसी तरफ ही होगा, ऊपर और नीचे। तो ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, माध्यम के कण व तरंग दोनों एक ही दिशा में। अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न व विरलन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आपको से पूछ सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे, यहाँ पर जो माध्यम के कण हैं, माध्यम के कण व तरंग गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत। तो फ्रेंड्स ये आप दोनों देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या डिफरेंस होता है। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं जिसके अंदर माध्यम के कण और जो तरंग गति की दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत होती है और यहाँ पर शृंग और गर्त का निर्माण होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण और तरंग होती है जो ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं, यहाँ पर संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। और प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं? प्रकाश तरंगे, तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगों के प्रकार की होती है। ये देखिए प्रकाश तरंगों के लिए, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात के अंदर होती है। और निर्वात को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। जब किसी तरंग का एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब आप यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को भी समझ लीजिए। मैं आपको दो कंडीशन बना के दिखा देता हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि तरंग दैर्ध्य क्या है, आवर्ती क्या है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? मान लीजिए ये आपके पास क्या है, यह आपके पास एक तरंग बनाते हैं हम, दो स्थितियां बना लेते हैं।
ये क्या आपके पास स्थिति ए और ये आपके पास स्थिति बी। बस आपको यहाँ पर यही समझना है कि आपकी यहाँ पर तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। और इसको हम आवर्ती से संबंधित जो भी टॉपिक है ये हम इसको ध्वनि के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादातर उपयोग ध्वनि के अंदर आता है। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास एक शृंग और ये आपके पास एक गर्त। तो एक ये शृंग और ये गर्त। ये देखिए यहाँ पर फिर आपके पास अधिकतम आयाम और ये नेगेटिव साइन के अंदर आपके पास अधिकतम आयाम, और यहाँ पर देखिए ये एक अधिकतम और ये आपके पास ऋणात्मक दिशा में अधिकतम आयाम। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास ये एक यहाँ से लेके यहाँ पर तक जो एक शृंग और एक गर्त या दो शृंगों के बीच की जो दूरी होती है, या आप एक शृंग ये ले लीजिए, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, मतलब तरंग ने यहाँ से लेके यहाँ तक या दो शृंगों के बीच में जितनी दूरी तय की उसे क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ पे देखिए दो यहाँ तक कितनी तरंग बन रही हैं? यहाँ पर दो तरंगें बन रही हैं और यहाँ पर एक ही तरंग है। देखिए जी, एक शृंग और एक गर्त। तो यहाँ पर स्थिति ए में तरंग कितनी है? यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो तरंगे हैं और यहाँ पर एक ही तरंग है। तो यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है देखिए वो क्या है? कम है। और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य क्या है? ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ये देखिए इसको आप D1 बोल लीजिए, ये D2 बोल लीजिए। तो जो D1 की जो दूरी है वो D2 से कम है, इसलिए जो D2 की तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा है और D1 की तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। ये देखिए किसी तरंग का कण का एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये देखिए कण ने यहाँ से लेके, मैंने आपको बताया दो शृंगों के बीच की जो कण है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी तय कर रहा है इसे ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो शृंगों के बीच की दूरी या आप इसे कह लिए दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है इसे क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ये देखिए प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर वायु नहीं है। अब ये देखिए एक अच्छा है, अपवर्तनांक क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात के अंदर सर्वाधिक थी, फिर तरल माध्यम आएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ठोस माध्यम आ जाएगा। जैसे जैसे क्या होगा? माध्यम बदलता जाएगा तो आपके पास जो प्रकाश की चाल है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाती है, क्योंकि जो भी आप निर्वात का अपवर्तनांक क्या होगा? शून्य, तो वहाँ पर कुछ भी आपके पास, और जैसे कोई माध्यम आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? आपके पास कोई संख्या आएगी और जिस संख्या आने से क्या होगा? आपके पास जो माध्यम है उसका जैसे ही अपवर्तनांक आएगा तो आपकी जो चाल है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है या वह संख्या होती है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या हुआ? प्रकाश। अब हम प्रकाश की इसके बाद क्या पढ़ते हैं? हमने पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल के बारे में पढ़ा। प्रकाश की चाल किस में माध्यम में अधिक होती है, किस माध्यम में कम होती है। हमने भी जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम था उसके बारे में देखा कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, आवृत्ति कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश जो हम आज प्रकाश की जो घटना है परावर्तन, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। प्रकाश का परावर्तन।
अब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब भी कोई प्रकाश होता है वो जब वो किसी माध्यम में से चलता है और दूसरे माध्यम की सतह पर टकराता है और वापस अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण है, वह ये प्रकाश की किरण है, वो किसी माध्यम से आई और ये एक आपके पास कैसी होना चाहिए, एक अपारदर्शक सतह होनी चाहिए। कौन सी सतह होनी चाहिए? अपारदर्शक सतह। मतलब प्रकाश इसमें से क्या हो, आगे ना गुजरे, वापस एक आपके पास अपारदर्शक सतह होनी चाहिए। जब प्रकाश क्या होता है, जब किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में अपारदर्शक सतह से टकराता है तो वापस अपने उसी माध्यम में लौट जाता है। देखिए प्रकाश इस तरीके से आ रहा है और इस वापस अपने उसी माध्यम में वापस लौट गया, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा जो प्रकाश का परावर्तन है, ये आपको जो घरों के अंदर जो कई बार रोशनदान बंद होते हैं, मतलब आपके छोटे छोटे रोशनदान होते हैं और आपके अंदर वो रोशनदान बंद होने के कारण भी आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रकाश है वो कमरे के अंदर आता रहता है। कैसे? क्योंकि जो प्रकाश होता है वो भिन्न भिन्न सतहों से टकराकर वापस हमारे कमरे के अंदर आता रहता है। क्योंकि इसका अंदर हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। उससे पहले आपको प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम तो क्या है, जो प्रकाश है उसके अंदर जो आपतित किरण है परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। देखिए अब आपको तो ये पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपतित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण कौन सी है और अभिलंब कौन सी है। तो ये जो आपके पास है ये इसे आपतित किरण बोलते हैं। और ये आपके पास कौन सी होती है, जो इस सतह से टकराकर वापस जा रही है, इसे बोल लेते हैं हम परावर्तित किरण। और ये जो इन दोनों के बीच में है, इसे आप देखिए, जिसे मैंने डैश डैश करके दिखाया है, इसे आप क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसे मैं थोड़ा बाहर लिख रहा हूं, अभिलंब। देखिए आप इसको देखिए, मैंने आपको लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, देखिए सारे, कोई दूसरा तल इसके अंदर नहीं है। अब उसके अंदर दूसरा इसके अंदर होता है नियम, आपके पास आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होना चाहिए। देखिए ये आपके पास जो आपतित किरण है इसे हम I से डिनोट करते हैं और जो परावर्तित किरण है इसे R से डिनोट करते हैं। ये जो आपके पास आपतन कोण क्या होता है, जिस कोण पर ये देखिए ये अभिलंब है, ठीक है, इससे जो इधर का एरिया है, जो इधर का जो हिस्सा है जिसको मैं ग्रीन से थोड़ा डार्क कर रहा हूँ,
ठीक है, इसे हम बोलते हैं थीटा आई, आपतन कोण जो अभिलंब के साथ बन रहा है। ठीक है, और ये आपके पास परावर्तक पृष्ठ है, इससे मत देखना, ये आपका अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब अलग कौन से, ये देखिए जो नीले रंग से बना रहा हूँ ये कौन सा है, थीटा आर, ये आपका पास कौन सा है, परावर्तन कोण। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि थीटा आई और थीटा आर का जो मान होना चाहिए वह आपके पास बराबर होना चाहिए। तो ये परावर्तन है, परावर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो आपने देखा होगा परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है, हम दोनों को डिफरेंस करके पढ़ते हैं। अब क्या होता है, परावर्तन के प्रकार कितने हैं, दो, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है, देखिए कि जब एक सिंपल पृष्ठ आपके पास, देखिए बिल्कुल आपके पास सीधा पृष्ठ होना चाहिए, देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो प्लीज़, हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए जैसे ही प्रकाश की किरणें क्या होती हैं इस पृष्ठ के ऊपर आकर पड़ती हैं, तो जिस कोण पर आकर पड़ती हैं उसी कोण पर वापस क्या हो जाती है, विचलित। ये देखिए परावर्तित हो रही हैं, यह विलंब है आपका। ठीक है, अब देखिए जिस कोण पर आई थी ये थीटा आई कोण पर आई और यह थीटा आर कोण पर चली गई। ठीक है, तो जैसे ये एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और ये इधर चली गई। ठीक है, ये एक प्रकाश की किरण आएगी और ये इस तरह चली जाएगी, ये एक प्रकाश की किरण आएगी और ये इस तरह चलेगी। तो इस प्रकार क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें हैं वो एक सीधी रेखा में आती हैं और वो सी वापस एक ही दिशा में वापस चली जाती हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, जब प्रकाश किरणें एक ही दिशा में विचलित या एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए एक विसरित परावर्तन होता है, ये प्रकाश की कौन सी सतह से होता है, खुरदरी सतह से होता है। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करता है। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे देखिए एक खुरदरी सतह है कोई भी, ठीक है, अब ये प्रकाश है, एक प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी, एक प्रकाश की किरण यहाँ पड़ रही है, एक प्रकाश की किरण यहाँ पड़ रही है। अब यहाँ पर आप अभिलंब खींचेंगे,
मैं अभिलंब खींच, मान लीजिए ये आपके पास अभिलंब है, ये यहाँ पर अभिलंब है, ये यहाँ पर अभिलंब है। ये देखिए, ये यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरफ विचलित हुई, ये प्रकाश की किरण इस तरफ गई, ये प्रकाश की किरण इस तरफ गई। देखिए सभी की, यहाँ देखिए देखिए सभी एक ही दिशा में वापस जा रही हैं। यहाँ देखिए जो प्रकाश की किरणें वो भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही हैं। तो इसी भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने के कारण ही आपको जो कमरे के अंदर जो प्रकाश होता है वो दिखाई देता है। जब क्या होता है, जब कोई भी आप बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो प्रकाश क्या होता है, जो भिन्न भिन्न जो दीवारें होती हैं उनसे टकराता है और परावर्तित होता है, और जो हमें जो प्रकाश पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है। इसीलिए जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो विसरित परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। जो भी कोई वस्तु है, ठीक है, अब जैसे प्रकाश मेरे पर पड़ रहा है तो वो मेरे पास मेरे अलग अलग अंगों पर जैसे ही पड़ रहा है तो अलग अलग आपको मैं पूरी मेरे बॉडी वो दिखाई दे रही है, मैं पूरा आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। जो नियमित परावर्तन है ये आपको देखना जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल लिखा जाता है कि समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण से जो आपका परावर्तन होता है, जैसे एक व्यक्ति एक शीशे के बिल्कुल समतल दर्पण होता है जो आपके घर में आप देखते हैं, शीशा जो आपके देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उससे जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। और उन दोनों नियमों में आपने पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। फिर आपने पढ़ा कि प्रकाश का जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फिर आपने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप सभी अच्छे से स्टडी करें और आगे से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।